मॉर्निंग गर्ल्स, आज हम वीडियो लेंगे चैप्टर नंबर 2 से कक्षा 12वीं का इतिहास का राजा किसान और नगर। इसमें हम सहायक सामग्री के छोटे क्वेश्चंस और बड़े क्वेश्चंस सब पे बात करेंगे। ठीक है। अब देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख होते हैं पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे हुए होते हैं। पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन पर कुछ खुदा हुआ रहता है, इसको हम अभिलेख कहते हैं। जेम्स प्रिस्म कौन थे? जेम्स प्रिस्म ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाला था। जेम्स प्रिस्म ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाला था। संगम ग्रंथ से आपका क्या अभिप्राय है? तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य संगम साहित्य कहलाते थे। तमिल भाषा में लिखे प्राचीन साहित्य को संगम साहित्य कहते हैं। उसके बाद आपके पास प्रश्न आता है, चौथा प्रश्न, कि अशोक के अभिलेख मुख्यतः किन लिपियों में मिलते हैं? अशोक के अभिलेख ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में मिलते हैं। उसके बाद हमारा पांचवा प्रश्न आता है कि आहत सिक्कों से आप क्या समझते हो? आहत सिक्के होते हैं धातु के टुकड़े को पीट पीट कर उस पर ठप्पा बनाया जाता था। इस प्रकार के सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। धातु के सिक्के को पीट पीट कर उस पर हम एक उस पर ठप्पा बना देते थे, उस तरह के सिक्के को हम आहत सिक्के कहते हैं। अब हमारा छठा प्रश्न आता है कि अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? अशोक के अभिलेख प्राकृत, ग्रीक, अरमाइक इत्यादि भाषा में मिले हैं, लेकिन अधिकतर ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। तो अशोक के ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। श्रेणी किसे कहते हैं? श्रेणी व्यापारियों और उत्पादकों का वो समूह, यह कच्चा माल खरीदकर उनसे वस्तु बनाकर बेचते थे, इसे श्रेणी कहते हैं। आठवां प्रश्न है, अशोक के शीर्ष को आज क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? अशोक के शीर्ष को आज क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? सिंह का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको क्यों इंपॉर्टेंट मानते हैं? क्योंकि आज ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है। उसके बाद में एक प्रश्न आता है, अग्रहार का क्या अर्थ है? अग्रहार का अर्थ होता है ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि अग्रहार कहलाती थी। अग्रहार का क्या अर्थ है? ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि जो हम दान में देते थे उसे अग्रहार कहते हैं। ब्राह्मणों से भूमि कर नहीं वसूला जाता था। फिर 10वां प्रश्न है, कनिष्क डैश वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे? कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। तो इस तरीके से आपके 1 मार्कर क्वेश्चन रहे। अब हम बहुविकल्पीय यानी बहुत सारे ऑप्शंस वाले 1 मार्कर क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे हमारा प्रश्न नंबर 11 है, जेम्स प्रिस्म की मुख्य उपलब्धि क्या थी? अभी मैंने आपको बताया कि उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाला था। तो जेम्स प्रिस्म की सबसे इम्पॉर्टेंट उपलब्धि ये है कि उन्होंने, हम देख रहे कि बी ऑप्शन पे लिखा है ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकालना। तो ये हमारा संस्कृत का अर्थ निकालना नहीं, देवनागरी लिपि नहीं, इनमें से उपरोक्त नहीं, ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक है बी। इंडिया किताब के लेखक कौन थे? इंडिका किताब हमारे में हमने किताबों में पढ़ा है। कनिंघम कौन थे? कनिंघम हमारे भारतीय सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल थे। इसका प्रश्न आता है कनिंघम को क्या भ्रम था? उसके बाद जॉन मार्शल 1921-22 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। मेगस्थनीज इसका उत्तर आएगा। इन्होंने इंडिका किताब लिखी थी। तो इसका आंसर क्या आएगा? मेगस्थनीज। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। 13वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की सैनिक गतिविधि किसके द्वारा संचालित की जाती थी? 1 समिति, 6 उपसमिति, 2 समिति, 5 उपसमिति, 3 समिति, 5 उपसमिति, 4 समिति, 3 उपसमिति। तो आप जानते हो कि ये तीनों ऑप्शंस रॉन्ग है। पहला 1 समिति और 6 उपसमिति इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, धम्म के सिद्धांत की शुरुआत किसने करी? धम्म के सिद्धांत की शुरुआत क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की, चंद्रगुप्त ने की, चाणक्य ने की, अशोक ने की? अशोक ने बौद्ध धर्म शुरू किया था, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और उन्होंने धम्म की शुरुआत करी। धम्म के सिद्धांत की शुरुआत किसने की? अशोक ने की। फिर जातक कथाएं किस महापुरुष से संबंधित है? बताइए, जातक कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? महात्मा बुद्ध द्वारा, महावीर, गुरु नानक, कबीरदास, किसके द्वारा लिखी गई हैं? जातक कथाएं लिखी गई हैं महात्मा बुद्ध के द्वारा। ठीक है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं।
ये प्रश्न हम कर चुके हैं। जातक कथाएं किस महापुरुष से संबंधित हैं। अब हम अगला देते हैं, हर्षचरित की रचना किसने की थी। हर्षचरित की रचना कौटिल्य ने की। प्रश्न नंबर 16 देखिए, मेगस्थनीज ने, बाणभट्ट ने, उपरोक्त में से किसी ने। हर्षचरित की रचना की थी बाणभट्ट ने। ठीक है, इसका उत्तर आएगा बाणभट्ट ने की थी। सेठी आमतौर पर कौन होते थे। धनी, व्यापारी, शिल्पकार, किसान, सैनिक। इसका उत्तर क्या आएगा। सेठी कौन होते थे। सेठी होते थे धनी व्यापारी। धनी व्यापारी को हम सेठी कहते हैं। तो इसका आंसर आ गया धनी व्यापारी। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे, किसने किए थे। शक ने, सातवाहनों ने, गुप्त शासनों ने, कुषाण ने। तो सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है, कुषाण ने किए थे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है हमारे पास एक प्रश्न है, प्रसिद्ध अध्यायी, क्वेश्चन नंबर 20। ये हम पढ़ चुके हैं, इसको लेते हैं। तो 19वां प्रश्न हमारा रह गया है ना। 19वां प्रश्न क्या है कि मगध की राजधानी पहले कौन सी होती थी। राजगीर। ओके, मगध की राजधानी होती थी राजगीर। वो 19th क्वेश्चन है आपके सहायक सामग्री में। अब हम 20वां प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना किसने करी। पाणिनि ने, पतंजलि ने, चरक ने, आर्यभट्ट ने। तो इसका उत्तर आएगा पाणिनि ने की। अष्टाध्यायी की रचना किसने की। पाणिनि ने की। तो आंसर हमारा है पाणिनि। उसके बाद अब हमारे शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होंगे जिनपे 3 अंक वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, 3 मार्क के क्वेश्चन। तो 3 मार्क के क्वेश्चन में जेम्स प्रिंसेप की अभी बात हुई थी। जेम्स प्रिंसेप कौन थे, भारतीय इतिहास लेखन में उनका क्या योगदान है। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। उन्होंने ब्राह्मी और खरश्री लिपि का अर्थ निकाला था, जिससे अशोक के अभिलेख और लेखकों के अभिलेख और सिक्कों के बारे में पता लग पाया, क्योंकि हमने उस लिपि को पढ़ा। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न आता है, 6ठी शताब्दी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद कैसे बना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्लासेस में अक्सर डिस्कस करते हैं। मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कैसे बना। इसके कई रीज़न दिए जाते हैं। नंबर एक तो उपजाऊ भूमि थी। मगध के शक्तिशाली बनने के कारण ये थे, वहाँ पे उपजाऊ भूमि थी। दूसरा, लोहे की खदानें थी, जिसकी वजह से हल में, कृषि कार्यों में हल में लोहे का उपयोग होता, तो कृषि कार्य ईजी हो गया था, अधिक मात्रा में खेती की जा सकती थी और आसान भी हो गया था, सुविधाजनक। जंगल में हाथी की उपलब्धता थी। हाथी की उपलब्धता से क्या फ़ायदा है, हाथी आपके लिए भी काम करेगा, और जब बाहरी शत्रु आक्रमण करेगा तो उसके खिलाफ भी जिस सेना में हाथी अधिक है वो सेना अधिक शक्तिशाली होगी। नदियों द्वारा यातायात करना वहाँ पे सबसे अच्छा था। नदियाँ थी तो यातायात करना अच्छा हो रहा था, उसकी वजह से व्यापार में सुविधा होती थी। व्यापार दिन दोगुना चौगुना प्रगति कर रहा था, और जिससे कोई भी राज्य शक्तिशाली बन जाता है। और योग्य शासक थे, महत्वाकांक्षी शासक थे, तो वह ऐसी नीतियों का निर्माण करते थे जिससे मगध और अधिक शक्तिशाली हो। इन वजह से मगध शक्तिशाली महाजनपद बन गया। प्रश्न नंबर 3 आता है, अशोक के धम्म की मुख्य विशेषताएं क्या थी। अशोक ने धम्म की शुरुआत की थी, अभी हमने पढ़ा, बौद्ध धर्म को अपनाकर उन्होंने धम्म की शुरुआत करी। तो उसकी मुख्य विशेषताएं की थी, बड़ों का सम्मान करना, अहिंसा का पालन करना, दासों और सेवकों के प्रति दयावान होना। ये धम्म की विशेषताएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, मेगास्थनीज के विवरणों के अनुसार मौर्य साम्राज्य में सैनिक गतिविधियों के लिए संचालन की क्या व्यवस्था थी। सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समिति थी। अभी हमने एक 1 मार्कर क्वेश्चन में किया, और इन सभी समितियों के कार्य विभाजित थे। पूरा डिसाइड हो रखा था किस समिति को क्या करना है। तो आपने जैसे इसको किताबों में पढ़ा है कि 9 सेना वाली एक समिति थी जो 9 सेना को देखती थी, एक अश्वारोहियों को देखा करती थी, एक भोजन की व्यवस्था को देखती थी, एक पैदल चलने वाले सैनिकों को देखती थी, एक हाथियों वाले उसको देखा करती थी। इस तरह सभी सेनाओं के काम निर्धारित थे। अगले उस पे आ जाइए। इसके बाद में है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोतों को विस्तार से बताइए।
मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत हमारे पास क्या हैं? एक तो अशोक के सिक्के और अभिलेख है, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। चाणक्य की अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है, चाणक्य ने बुक लिखी है अर्थशास्त्र, उससे भी हमें पता चलता है। मेगस्थनीज ने एक बुक लिखी है इंडिका, उससे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, इनसे भी पता चलता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं संस्कृत वाङ्मय भी हमारे पास है, संस्कृत वाङ्मय, उनसे भी हम कह सकते हैं कि हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पूर्ण जानकारी मिलती है। छठा प्रश्न है, भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को समझने के लिए अभिलेखीय साक्ष्यों की सीमाओं के पर ज्ञात कीजिए। कि सीमाएं हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं राजनीतिक आर्थिक इतिहास को समझने के लिए। अभिलेखीय साक्ष्य, अभिलेख में क्या क्या सीमाएं होती हैं? अभिलेख जो होते हैं कई बार वो पूरे नहीं मिलते, अभिलेख कई बार टूटे हुए होते हैं, अभिलेख के अक्षर कई बार ठीक प्रकार से उत्कीर्णित नहीं होते, तो भी अभिलेख को हम नहीं पढ़ पाते, अभिलेख को पढ़ना कई बार संभव नहीं हो पाता। इन सब वजह से ये अभिलेख की सीमाएं होती हैं। सातवां प्रश्न देखिए, प्राचीन भारतीय महाजनपदों की 3 प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। प्राचीन भारतीय महाजनपदों की 3 प्रमुख विशेषताएं ये हैं कि अधिकांश महाजनपद पर राजा का शासन होता था, प्रत्येक महाजनपद की अपनी एक राजधानी होती थी। तो हमने 16 महाजनपद पढ़े हैं, मगध, वज्जी, गांधार, कौशल, कुरु, पांचाल, इस प्रकार के हमने अवंती, ये कुछ प्रमुख महाजनपदों के मैंने नाम दिए, जिसमें मगध सबसे शक्तिशाली था। इन 16 महाजनपदों के सब में एक बात होती थी कि सब में एक राजा का शासन होता था, सब महाजनपदों की एक अपनी राजधानी होती थी और राजधानी को प्राय किले से घेरा जाता था। ये सभी 16 महाजनपदों में ये बात सब जगह पाई जाती थी। 8वां प्रश्न है, अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? किन्हीं 3 बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। अभी हमने अभिलेख की सीमाओं के बारे में पढ़ा था कि अभिलेख कई बार ठीक से नहीं होते, उत्कीर्णित नहीं होते, पढ़े नहीं जाते, टूटे जाते हैं, टूटे हुए होते हैं, लेकिन अभिलेखों से हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। किन्हीं 3 पॉइंट्स पे आपको एम्फेसाइज करना है। नंबर 1, अभिलेख से उन लोगों की उपलब्धियाँ, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनाते हैं। अभिलेख जो बनवाते हैं वो लोग अपनी उपलब्धियां लिखते हैं अभिलेखों में, अपने क्रियाकलाप लिखते हैं, अपने विचार लिखते हैं। जैसे अशोक ने जो खुदवाए, उन्होंने अपने विषय में लिखा है। अशोक ने अपने क्रियाकलाप, वो क्या एक्टिविटीज़ करते थे, उनके क्या विचार थे, उन्होंने धम्म के विचारों के बारे में सब लिखा है। तो जो भी अभिलेख खुदवाते हैं वो अपने विचार, उपलब्धि, क्रियाकलाप, ये 3 चीज़ों के बारे में अभिलेख में खुदवाते हैं। इसमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा भी होता है। तो अभिलेखों में अक्सर दान का ब्यौरा भी दिया जाता है। अभिलेख में हम निर्माण की तारीख का भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें निर्माण की तारीख भी खुदी हुई होती है। ये सब 3 इन्फॉर्मेशन हमें अभिलेखों से मिलती है। उसके बाद 9वां प्रश्न है, वर्णित काल में प्रचलित दैविक राजा प्रथा क्या थी? दैविक राजा प्रथा क्या थी, इसको स्पष्ट कीजिए। कुछ राजा स्वयं को देवतुल्य दिखाने का प्रयास करते थे, ये हमने कुषाणों के विषय में पढ़ा है। कुषाण शासकों ने मंदिरों में अपनी विशालकाय मूर्ति लगवाई थी। कुछ शासक स्वयं को दैविक राजा दिखाने के लिए अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाते थे। जैसे चीन के शासक अपने आगे स्वर्गपुत्र लिखाते थे, जैसे कुषाण शासक अपने आगे देवपुत्र की वो उपाधि लगाते थे। अब हमारे पास अगला प्रश्न आता है, जेम्स प्रिंसेप का भारतीय अभिलेख विज्ञान के विकास में क्या योगदान रहा? जेम्स प्रिंसेप का योगदान हम देखेंगे। जेम्स प्रिंसेप के बारे में आप एक लाइन लिख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। उन्होंने 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाला, जिससे अशोक के अभिलेख और सिक्कों के बारे में पता लग पाया। चौथा पॉइंट, जेम्स प्रिंसेप के अथक प्रयास के बाद ही अभिलेखों को पढ़ना आसान हो गया था, इसीलिए हम इस समय के सभी अभिलेखों को पढ़ पाते हैं, क्योंकि उन्होंने 1830 में इसका अर्थ निकाला, तो उन्होंने इसमें बहुत अधिक मेहनत करी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 12, भारतीय इतिहास में सिक्कों के महत्व पर प्रकाश डालिए। सिक्कों का इस्तेमाल व्यापार को आसान बनाने के लिए किया जाता था। चांदी और तांबे के आहत सिक्कों का इस्तेमाल करते थे व्यापार को आसान बनाने के लिए। चांदी और तांबे के आहत सिक्के सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में लाए गए। सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी
ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए। सोने के भव्य सिक्के गुप्त शासकों द्वारा चलाए गए थे। ये सारे सिक्कों के महत्व पर आपने कुछ पॉइंट्स लिखे। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 आता है, मौर्य काल के नगर एवं व्यापार के बारे में आप क्या जानते हो, स्पष्ट कीजिए। मौर्य काल के नगर और व्यापार के बारे में आपको बताना है। तो पहला पॉइंट, इन नगरों का विकास लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। ठीक है, मौर्य काल में हमने 16 महाजनपद देखे हैं, तो 16 सिटीज़ उस वक्त बनी थी अलग अलग क्षेत्रों में। उन 16 जगह के आप नाम जानते हो। इनमें से अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानी थे। ठीक है, जो भी महाजनपद थे उन पर एक राजधानी थी और ये सभी राजधानियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हुई। सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी के किनारे थे। यहाँ व्यापार बड़े पैमाने पे होता था मौर्य काल के सभी नगरों में। उसके बाद 14वां क्वेश्चन आता है, दक्षिण भारत में उभरी सरदारियों के विषय में कोई 3 बातें लिखिए, 3 तथ्य लिखिए सरदारियों के विषय में। दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांडे जैसे सरदारियाँ थीं। यह राज्य बहुत समृद्ध थे। तीसरा पॉइंट, कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। राजस्व यानी लगान, पैसे, धन जुटाते थे कई सरदार। इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तमिल संगम साहित्य से मिलती है। उसके बाद एक प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 15, आपके अनुसार प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य किस प्रकार महत्वपूर्ण था? प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि ये सबसे पहला साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य को हम कहते हैं सबसे पहला साम्राज्य हुआ जो चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरू किया था। उनका संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य लगभग 150 वर्ष तक चला, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अखंड भारत बनाने का प्रयास किया और इसी के समय में अशोक भी एक राजा बना जो कि प्रसिद्ध राजा था। अशोक के अभिलेख आज हम पढ़ते हैं और उसका जो शीर्ष चिन्ह है उसको हम हमारे इतिहास में हमने अपने उसमें प्रतीक के रूप में, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी उसको इस्तेमाल कर रखा है। अब हम दीर्घ प्रश्नों पर आ जाते हैं बच्चों कि हमारे दीर्घ प्रश्न कौन से? भारतीय इतिहास में राजा अशोक के योगदान पर चर्चा कीजिए। तो ये अशोक के योगदान है। अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक हम मानते हैं। मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा था ये। अशोक ने कलिंग, उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद ही उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया। अशोक पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। सबसे पहले इन्होंने ही अपने प्रजा के लिए संदेश पत्थरों पर लिखवाए थे, जिसको हम अभिलेख कहते हैं। अशोक ने अपनी अभिलेख के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। नेक्स्ट पॉइंट आप ये देख रहे हो, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, धम्म के माध्यम से क्या सिखाया गया? बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, दासों के प्रति उदार व्यवहार और दूसरे के धर्म और परंपराओं का आदर करने को कहा। तो आप देख सकते हो कि अशोक ने धम्म के प्रचार में कितनी अच्छी अच्छी बातों का सम्मान किया था उन्होंने। ये सारे आपके दीर्घ प्रश्नों में आ जाते हैं। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आता है, ये उन्होंने बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों के प्रति आदर, दासों के साथ अच्छा व्यवहार और दूसरे के धर्म और परंपराओं का आदर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, अशोक के अभिलेख से पता लगता है कि मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाने का प्रयास किया। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए महामात नामक अधिकारी की नियुक्ति भी की थी। एक अधिकारी को नियुक्त किया जिसका नाम किया महामात, जो धर्म का प्रचार करते थे। अब दूसरे प्रश्न पर हम आते हैं, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो उनके प्रशासन की मुख्य विशेषताएं क्या थी? मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, राजधानी पाटलिपुत्र थी और 4 प्रांतीय केंद्र थे। कौन से? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। ये 4 तो हो गए प्रांतीय केंद्र और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, प्रमुख राजनीतिक केंद्र में थे। उसके बाद में साम्राज्य के संचालन के लिए क्या किया जाता था? साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना आवश्यक था। भूमि पर, नदी पर 2 ही रास्ते तब इस्तेमाल होते थे। हवाई मार्ग तो कोई इस्तेमाल नहीं करता था। दोनों मार्गों पर हमेशा आवागमन बना रहता था। यात्रियों के खान पान की व्यवस्था की जाती थी।
नेक्स्ट पॉइंट है सेना सुरक्षा का प्रमुख माध्यम थी। सेना हमेशा सुरक्षा के लिए तैयार रहती थी। नेक्स्ट है सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उपसमिति होती थी। ये हमने मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में भी देखा है कि ये हमने उसके द्वारा इन्फॉर्मेशन निकाली कि एक समिति और 6 उपसमिति होती थी। इनमें से एक समिति का काम नौसेना का संचालन करना था। कभी आ जाए कि इनकी उपसमिति किस प्रकार से काम करती थी, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं, एक समिति का काम नौसेना का संचालन, दूसरी समिति का काम यातायात और खान पान का संचालन, तीसरी समिति का काम होता था पैदल सैनिकों का संचालन, चौथी का अश्वारोहियों का देखभाल करना, जो अश्वारोही थे उनकी देखभाल करना, ये उनका समितियों का काम होता था। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाइए कि हम मौर्य साम्राज्य की आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियों पर अपने विचार कीजिए। तो मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक उपलब्धि क्या थी? इनके 5 राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी थी उनकी पाटलिपुत्र, अभी हमने पढ़ा डिटेल में। शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। आप देखो, अफगानिस्तान तक उनका शासन था और बलूचिस्तान तक, तो बहुत बड़ा उन्होंने साम्राज्य फैला रखा था। मजबूत सैन्य व्यवस्था थी। ये मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक उपलब्धि हम बता रहे हैं। बेहतर गुप्तचर व्यवस्था थी। इन्हीं पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करके और लिख सकते हैं। सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति, 6 उपसमिति थी। अभी हमें छोटे क्वेश्चंस में भी पढ़ा, पिछले क्वेश्चंस में भी पढ़ा। आर्थिक उपलब्धि आप बात करोगे, पैसों से, धन से संबंधी उपलब्धि, तो मूर्ति कला बनवा रखी थी उन्होंने बहुत सारे। व्यापार बहुत अच्छा होता था। कृषि पे आप बात कर सकते हैं, शिल्प कला पे, सोने की खदानों पे। इन्हीं सभी पॉइंट्स को आप लिखेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद अभिलेखों को भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। अगर दीर्घ प्रश्नों में अभिलेखों पे कुछ लिखना हो तो क्या हो सकता है? अभिलेख क्या होते हैं, इतिहास लेखन में इनका महत्व क्या है, इनका सीमा क्या है, ये सभी व्याख्या कीजिए। तो पहले अभिलेख के बारे में बता दो, अभिलेख क्या होता है। अभिलेख पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पे खुदे होते हैं। अभी हमने 1 मार्कर क्वेश्चन में किया था। इतिहास लेखन में इनका महत्व क्या है? अभिलेख साक्ष्य इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। जो भी आप मौर्य साम्राज्य के बारे में, अशोक के बारे में जान पा रहे हैं, अभिलेख से ही जान पा रहे हैं। और उस लिपि को किसने पढ़ा है? ब्रह्म खरुष्टी को जेम्स बिशप ने। अभिलेख के माध्यम से भी अभिलेख शास्त्रियों को बीते काल की भाषा पता चली है, उनके राजाओं के नाम पता चले हैं, उनके अभिलेखों की तिथियां पता चली कि कब ये अभिलेख खुदवाए गए थे, इनके संदेश, जो भी धम्म आदि के संदेश हैं, ये सब हमें अभिलेख की भाषा, अभिलेख हैं, इनकी वजह से हम जान पाते हैं। तो ये अभिलेख का महत्व है। इतिहास लेखन में इनकी सीमाएं क्या हैं? अभी ये प्रश्न भी हमने किया था। कई बार क्या होता है, अभिलेख में क्या क्या समस्याएं होती हैं कि अक्षरों का हल्के ढंग से उत्कीर्णन होता है तो वो ठीक से पढ़े नहीं पाते। अभिलेखों के टूट जाने के कारण अक्षर लुप्त हो जाते हैं, तो समझ नहीं आता ठीक प्रकार से कि क्या लिखा गया है, तो आप वास्तविक अर्थ नहीं निकाल पाते। जैसे कोई भी अक्षर अगर नहीं होगा, उसका कोई भी एक शब्द नहीं मिले, तो उसका क्या अर्थ है हम वो नहीं समझ पाते। जैसे आप अपने टीचर्स को कुछ फ़ोटो कॉपीज़ देते हो, फ़ोटो कॉपीज़ अगर क्लियर नहीं होते तो टीचर्स जान नहीं पाते कौन से बैंक का है, आपका अकाउंट नंबर क्या है। तो इसी प्रकार से अगर ये अभिलेख टूटे हुए होंगे, ठीक प्रकार से नहीं होंगे, हल्के ढंग से होंगे, तो उनके वास्तविक अर्थ नहीं निकाल पाते। ये अभिलेख की सीमा होती है। अभिलेख की भाषा भी समझ नहीं आती कई बार, और रोज़मर्रा के जीवन की जानकारी भी हमको नहीं मिल पाती। ये सब अभिलेख की समस्याएं हैं। तो हम देख रहे हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास में आता है, 5वां प्रश्न। ये भी जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, अभिलेख की सीमाएं। वर्णित काल के दौरान देहात में कौन कौन से प्रमुख बदलाव आए, स्पष्ट कीजिए। देहात में कौन कौन से बदलाव आए ये आपको बताना है। ये वर्णित काल जो हमारा समय, जो इस चैप्टर का समय है। इतिहासकार द्वारा जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इन्हें लिपिबद्ध कराया गया। ठीक है, जातक कथाएं और पंचतंत्र कथाएं इस वक्त लिखी गई हैं, तो सभी कथाओं को समीक्षा किया, पढ़ा, समझा, उसके बाद उन्हें लिपिबद्ध कराया, यानी उनको लिखवाया गया। उपज बढ़ाने के लिए लोहे के फलों का प्रयोग हुआ, लोहे के फल वाले हलों का प्रयोग हुआ। ये सब देहात में बदलाव आ गए, क्योंकि लोहा आ चुका था, परिवर्तन का समय था, तो सभी देहात में हलों में लोहे का फल लगाया गया, तो खेती करना आसान हो गया। खेती से जुड़े लोगों में भेद बढ़ता जा रहा था, सामाजिक विभिन्नता आती जा रही थी। भूमिदान के साक्ष्य मिलते हैं। बहुत सारे लोग, व्यापारी वर्ग, बढ़ई, बहुत प्रकार के लोग, क्योंकि लोग बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को और संस्कृत साहित्य के लोगों को, 3 प्रकार के धर्म हम देख रहे हैं, बौद्ध, जैन और हिंदू परंपरा के, संस्कृत के। तो तीनों जगह पर हम देख रहे हैं कि दान की बहुत अधिक महिमा बताई जाती है, तो भूमि दान के बहुत साक्ष्य हमको मिलने लगे थे।
और राजा भी बहुत सारे लोगों को भूमि दान करते थे। भूमिदान अभिलेख इस समय देश के कई हिस्सों में मिले हैं। हम देखते हैं कि बहुत जगह इसके साक्ष्य लिखे हुए कि भूमिदान किया गया। तो ये सारे अंतर थे। तो इस प्रकार से पार्ट 2 के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को लिया है बच्चों। इसको 2-3 बार आप सुनिए, सभी प्रश्नों के उत्तर तैयार आपके ठीक प्रकार से हो जाएंगे। आप इनको जितनी बार सुनेंगे ये याद होता रहेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको आप सुनेंगे तो आप इस चैप्टर को ठीक प्रकार से बोर्ड एग्जाम में कर पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।